तो हमने पार्ट ए ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से सारी चीजें देखी और पूरे के पूरे 5 यूनिट कंप्लीट किए। और 5 यूनिट कंप्लीट करने के बाद ये चीज तो फिक्स हो गई कि 40 मार्क्स क्लियर है हमारा। अब चलो पार्ट बी में जंप करते हैं, जो कि होने वाला है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी के कंपैरिजन में मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया था कि पार्ट बी बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, डायग्राम्स नहीं है और ना ही कुछ फ्लो चार्ट याद रखना है आपको। लेकिन पार्ट बी को थोड़ा टफ बनाता है इसका फैक्ट, लॉजिक्स और इसको लिखने का तरीका। अब चलो पार्ट बी स्टार्ट करते हैं और पार्ट बी के पहले यूनिट में जंप करेंगे। अब दो बच्चों ने एक ही जैसे आंसर लिखे, लेकिन फिर भी एक बच्चे को मिला 3 मार्क्स और एक बच्चे को मिलते हैं 6 में 6। अब इसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो ये होगा कि एक बच्चे ने जो पूरा आंसर लिखा उसने लिखा पैराग्राफ में और दूसरे ने लिखा है पूरे के पूरे पॉइंट्स पे। तो इस पर्टिकुलर यूनिट पे और पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज में जैसे कि मैं आपको आंसर लिखना सिखाऊंगा, अभी जो बताने वाला हूँ उसी को पैटर्न को फॉलो करेंगे और पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐसे ही आंसर लिखना है। कुछ चेंजेस किए तो नंबर कटेंगे। आंसर राइटिंग करना बहुत ज्यादा आसान है। ये 3 स्केलेटन फॉलो करो, यानी कि एक फ्लो है। पहला, एक लाइन का इंट्रो देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना और तीसरा रीजन देना, यानी कि जब आपको आंसर पता होगा तो आप उसको एक लाइन पे इंट्रो दोगे जिसपे आप क्वेश्चंस को रिपीट करोगे और फिर बिकॉज डाल के उसको एक्सप्लेन करोगे। देन 4 पॉइंट्स या 3 पॉइंट में जो भी रीजन आपको डालने हैं वो सब डाला जाएगा और आखिरी में कंक्लूजन के फॉर्म पे आप लिखोगे व्हाई। अब ये क्या था? अब जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। हम जमींदारी 9th 10th में भी पढ़े थे और 7th 8th में भी पढ़े थे, सोशल में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो ये जमींदारी सिस्टम मान लेते हैं आंसर है, लेकिन जमींदारी सिस्टम एक्चुअल में था क्या, वो उसका रीजन रहेगा और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी एक रीजन का पार्ट रहेगा। तो ऐसे ही एक कंप्लीट आंसर फ्रेम होगा और कंप्लीट आंसर फ्रेम करना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। उन्हें सारी चीजें पता तो रहती हैं, फैक्ट्स भी याद रहते हैं, लेकिन जब आंसर लिखते हैं तो वो सिर्फ आंसर व्हाट लिख के छोड़ देते हैं, व्हाई का कोई आंसर देते ही नहीं है। सीबीएसई आपसे मांगता है रीजंस, क्योंकि सामने वाले चेकर के मार्किंग स्कीम्स में रीजन के आधे नंबर रहेंगे और व्हाट के आधे नंबर रहेंगे। यानी अगर 6 मार्क्स का आंसर लिखना है तो 3 मार्क्स में व्हाट रहेगा और 3 मार्क्स में व्हाई। तो अब रीजंस के लिए वेट करते हैं और आगे कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके ये टॉपिक, जो कि बहुत इजी वे में जाएगा। और अगर आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप हिस्ट्री में वीक हो तो चैप्टर आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर यूनिट पे हम आज 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो पहले का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, और दूसरा 1950 से 1919 इंडिया इकोनॉमी कैसे था। अब ये तो पढ़ लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक पार्ट और बच जाएगा जो 1991 के बाद का था, उसे हम दूसरे पार्ट पे कवर करेंगे। अब ये 2 चैप्टर और ये 2 पर्टिकुलर यूनिट्स के पार्ट जो कि पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इस पर्टिकुलर यूनिट से बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मैंने बताया था 3 यूनिट पढ़ना है। ये यूनिट बहुत, अगर मान के चलो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स का है तो ये पर्टिकुलर यूनिट 50 मार्क्स कंटेन करेगा। 14 to 15 मार्क्स होने वाला है। नेक्स्ट, ये टाइमलाइन देख जो स्क्रीन पे शो हो रही है, ये टाइमलाइन अगर आप याद रख लेते हो, जो कि 1869 स्विस कैनल से स्टार्ट होकर ग्रीन रेवोल्यूशन 1990 तक जाएगा, तो आपको पूरे चैप्टर को समझने की जरूरत नहीं है। ये लिस्ट याद रखो, लिस्ट के सीक्वेंस पे चलो और सारे चैप्टर्स आपको ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे, क्योंकि हम यही टॉपिक्स को पढ़ेंगे और ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप आंसर देने के लायक हो जाओगे। आप सबको ये तो पता है कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। अब सोने की चिड़िया बोला क्यों जाता था, इसके पीछे का रीजन देखते हैं। तो सबसे पहले इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा आगे था पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे। दूसरा, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा आगे थी पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में। हमारे पास बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स भी थे। हम डेक्कन मुस्लिम प्रोड्यूस करते थे, हमारे पास जूट था, हमारे पास कॉटन था, और तो और हमारे पास स्टोन्स और ज्वेलरी बनाने के भी तरीके थे। यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारी पूरी की पूरी फ्लोरिश थी और हम सारी चीजें अच्छे लेवल पे कर रहे थे। नेक्स्ट, हमारे पास स्किल्ड लेबर थे जो कि हर एक चीज को एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का बना के देते थे। तो ये मेन 3 रीजंस, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हमारे पास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होना, जेम्स स्टोन्स और ज्वेलरी इंडस्ट्रीज होना, और लास्ट अच्छे क्राफ्ट्समैन होना, ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन थे क्योंकि इंडिया सोने का चिड़िया कहलाती थी। और तो और ये तीनों ही किसी एक पर्टिकुलर देश के पास उस टाइम नहीं हुआ करते थे। अब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आते हैं तो ब्रिटिशर्स की ये सारी चीजें दिखती हैं कि इंडिया कितना ज्यादा डेवलप्ड है और यहाँ पास कितनी अच्छी इकोनॉमी चल रही है। तो ब्रिटिशर्स एक ही मकसद से इंडिया पे आए थे। उनका मेन इशू ये था कि वो ये चाहते थे कि इंडिया से हम सारे के सारे रॉ मटेरियल सप्लाई करें, और सप्लाई करके कहाँ भेजेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अपने देश यानी ब्रिटेन, क्योंकि वो ब्रिटेन की इकोनॉमिक पॉलिसी यूज करते थे और हर एक देश की इकोनॉमिक पॉलिसी यही बोलती है कि उसकी देश की इकोनॉमी ग्रो करे।
तो ब्रिटेन की इकोनॉमी भी ग्रो करने की पॉलिसी बनाई थी। तो ब्रिटिशर्स क्या किए, इंडिया आए, इंडिया से सारे के सारे रॉ मटेरियल्स लेके जाते हैं, अपने देश पहुंचाते हैं और वहां से फिनिश प्रोडक्ट बना के वापस इंडिया पे भेजते हैं और फोर्स करते हैं इंडियंस को कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। अब इसके दो रीजंस निकलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया, और ये दो पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। वो दो रीजंस में से पहले तो हमने ये रीजन समझा कि इंडिया अब रॉ मटेरियल सप्लायर बनेगा ब्रिटिशर्स के लिए, और दूसरा ब्रिटिशर्स अब इंडियन मार्केट यानी इंडियन इकोनॉमी को ही अपना मार्केट बना लेते हैं। तो सारे के सारे कंज्यूमर्स अब इंडियन ही होंगे। जो भी ब्रिटेन गुड्स प्रोड्यूस करेगा वो डायरेक्टली इंडिया आएगा और इंडिया के जितने भी पब्लिक होंगी वो उस गुड्स को कंज्यूम करेंगे। तो ये चीजें तो समझ आ गई कि ब्रिटेन क्या चाहता था, और वो धीरे धीरे करके हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करेगा। और एक्सप्लॉइट कब तक करेगा, 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस तक। ये 200 साल जो अंग्रेजों ने हम पे राज किया, यानी ब्रिटिशर्स ने जो रूल किया, इसमें उन्होंने बहुत सारी हार्श पॉलिसीज यूज की। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिन अच्छे इकोनॉमिशियंस थे उस टाइम, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, लाइक ड्रेन ऑफ वेल्थ बाय दादा भाई नौरोजी। इन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें बताई, डेटास दिए, फिगर्स दिए कि एक्चुअल में ब्रिटिशर्स कितने पैसे लेके गए हमारे पास से। तो उस टाइम ब्रिटिशर्स ने इंडिया की डेवलपमेंट पे यानी जीडीपी पे फोकस नहीं किया और ना ही कुछ कैलकुलेट किया, क्योंकि वो हमें एक्चुअल डेटा नहीं देना चाहते थे कि देश एक्चुअल में इकोनॉमी एक्चुअल में बूस्ट अप हो रही है या नहीं। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ इकोनॉमिशियंस थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी और तो और राव जी, जो कि बहुत सारी फॉर्मूलाज का यूज करते हैं और उस टाइम इंडियन इकोनॉमिक को समझते हैं और हमें जीडीपी देते हैं। तो ये बताया गया कि 200 साल में इंडिया की जो जीडीपी है वो सिर्फ 2% ग्रोथ हुई है। कितनी, 2%, बहुत कम होता है ये। और 200 साल में सिर्फ 2%, यानी कि एक स्टैग्नेशन पीरियड पे था इंडिया 200 साल तक, जीरो डेवलपमेंट पे। और सिर्फ इंडिया से सारी चीजें बाहर गई हैं, इंडिया में जो भी चीजें आई हैं वो दूसरे कंट्री से आई हैं, यानी कि हमने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, एक्सपोर्ट किया रॉ मटेरियल का और इंपोर्ट किया फिनिश प्रोडक्ट को। और ऐसे ऐसे इंडियन इकोनॉमी पूरी की पूरी खत्म होती गई और ब्रिटेन इकोनॉमी बढ़ते गई। तो अब रीजंस पढ़ेंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के डिप्लीशन के, क्योंकि रीजन जानना तो जरूरी है। आप एक स्टोरी लाइन सुन के ये तो समझ गए कि इंडिया की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे यहाँ पे। अब रीजंस देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी के डाउनफॉल होने का सबसे मेन रीजन था एग्रीकल्चर। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो एग्रीकल्चर पूरा का पूरा स्टैग्नेशन पीरियड पे था। स्टैग्नेशन पीरियड अब आप धीरे धीरे समझोगे जब मैं आपको पूरे के पूरे 5 पॉइंट पे समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट, जमींदारी सिस्टम, यानी कि जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स ने यूज किया, जिसमें से सबसे फेमस जमींदारी सिस्टम था। तो इन्होंने जमींदार अलॉट किए, जमींदार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेबर्स रहते थे जो कि अपनी अपनी लैंड पे काम करते थे बिना किसी पैसे के, और बदले में रेवेन्यू किसको जाता था, ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स यही पैसा यूज करके अपनी जेबें भरते थे और ब्रिटेन तक पहुंचाते थे। तो पहला तो ये हो गया कि जो हमारे पास लेबर्स थे और जो लैंडलेस फार्मर्स थे वो दूसरे के पास यानी जमींदारों के पास काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और बदले में अपनी कमाई हुई खेती का टोटल 33% देना पड़ता था। टोटल कितना, 33% किसके पास जाएगा, ब्रिटिशर्स को। और याद रखना ब्रिटिशर्स ने 1 रुपया भी नहीं लगाया इस पे। दूसरा पॉइंट, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया सारे के सारे जमींदारों को कि अब नॉर्मल क्रॉप्स की खेती नहीं होगी, अब होगी कैश क्रॉप्स की खेती, जिनको इजीली कन्वर्टेबल टू कैश बोला जाता है। और 9th और 10th में तो पढ़ा होगा महात्मा गांधी जी के बारे में, जिसमें वो इंडिगो रिवॉल्ट करते हैं और इंडिगो ये सब जितने भी प्लांटेशन थे ये सबको हटवाते हैं, क्योंकि इंडिगो फार्मर्स बहुत बेकार हालत पे थे। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में मेन क्रॉप जिस पे फोकस किया गया था वो इंडिगो था। और मजबूर कर देना कि सिर्फ और सिर्फ इंडिगो फार्म करो, क्योंकि इंडिगो एक ऐसा प्लांट है अगर किसी लैंड पे उग जाता है तो वहां पर कोई नॉर्मल क्रॉप फिर दोबारा नहीं उग पाता, जैसे कि राइस और व्हीट। और ये पूरा का पूरा यूपी बिहार रीजन पे चल रहा था। अब नेक्स्ट थर्ड रीजन क्या हो सकता है, नेक्स्ट थर्ड रीजन है पुअर टेक्नोलॉजी। उस टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्यूबवेल्स वगैरह थे नहीं, तो लोग किस पे डिपेंडेंट थे, ऑब्वियसली बात है रेनफॉल पे, कि बारिश होगी अब होगी तब होगी, और ऐसे करके वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उगाते थे। फोर्थ रीजन, पुअर फर्टिलाइजर्स। उस टाइम ऑर्गेनिक था, सारी चीजें मैन्योर से बनती थी, जो भी फर्टिलाइजर्स होते थे वो सब ऑर्गेनिक यूज किया जाता था। आज के डेट पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसी कोई प्रोडक्शन बढ़ाने की तरीक नहीं थी। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, बार बार नेचुरल कैलामिटीज का आना, यानी सूखा पड़ना, ड्रॉट आना, ये सारी चीजें जब आती रहती हैं तो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो टोटल 5 चीजें जो हमने देखी, सबसे पहले तो ये देखा कि जमींदारी सिस्टम कैसे एक्सप्लॉइट कर रही थी लेबर्स को और तो और जमींदारों को। दूसरा सिस्टम ये देखा कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो चुका था।
तीसरा पुअर टेक्नोलॉजी, फोर्थ पुअर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बोल सकते हैं, पांचवा नेचुरल कैलेमिटीज का आना। ये 5 रीजन ही एग्रीकल्चर को स्टेगनेंट बनाने में इंपॉर्टेंट थे। एग्रीकल्चर तो देख लिया, नेक्स्ट सोने की चिड़िया क्यों बोला गया था? क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्रीज फेमस थी। अब ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज को भी खत्म कर दिया। इंडस्ट्रीज को खत्म कैसे किया? सबसे पहले तो वो रॉ मटेरियल्स लेते हैं और रॉ मटेरियल्स लेके अपने देश चले जाते हैं, वहां पर फैक्ट्रीज लगाए हुए हैं अपनी, और वहां पर एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और फिनिश प्रोडक्ट को वापस इंडिया पे लेके आते हैं और इंडिया पे लाने के बाद उसे महंगे दामों पे बेचते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडियंस तो अपनी अपनी इंडस्ट्रीज खुद लगाए हुए थे, यहीं उगा लेते, यहीं पर प्रोड्यूस कर लेते और सारी चीजें कर लेते, तो ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी यूज की थी, जिसमें से इंडिया की मैक्सिमम इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी और खत्म होने के बाद बहुत कम इंडस्ट्रीज बची जो कि रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बना सकती थी, और जो बनाता था वो बहुत ज्यादा चार्जेस पे करता था और टैक्सेस पे करता था ब्रिटिशर्स को। तो ऑटोमेटिकली जो भी प्रोडक्शन यहाँ होता था इंडिया पे, उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाता था एज कम्पेयर टू द जो प्रोडक्ट ब्रिटेन से आ रहा है इंडिया पे। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल पीपल क्या खरीदेगा? जो सस्ती मिलेंगी चीजें, क्योंकि उसे तो अपने काम से मतलब है। तो ब्रिटेन से आए हुए गुड्स चीप हो गए और इंडिया में ओरिजिनेट होने वाले गुड्स महंगे हो गए। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाता है ब्रिटेन और ऐसे करके इंडस्ट्रीज को भी खत्म करता है। लेकिन मैंने आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था, जैम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल। अब देखते हैं इनकी सिचुएशन क्या थी। इंडिया में बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। हैंडीक्राफ्ट बोलने का मतलब जिसे हाथ से बनाया जाए विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन ब्रिटेन में तो पूरी की पूरी फैक्ट्रीज सेटअप थी टेक्सटाइल्स के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीजें मशीन से बनती है और जो चीजें हाथ से बनती है, दोनों में सस्ती क्या रहेंगी? ऑब्वियस सी बात है, मशीन से बनने वाली चीजें। तो यहाँ पर जब प्राइस गिरता है गुड्स का, तो लोग उसे परचेस करते हैं एज कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, और धीरे धीरे करके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया की डिमिनिश होने लगती है। मैं फिर से बताऊंगा, ये पूरे के पूरे 200 साल की हिस्ट्री है। आपको ऐसा लग रहा होगा आज तो हुआ है, कल क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये चीजें 50 साल तक लगातार चलती हैं, तो वो जो हैंडीक्राफ्ट स्किल लेबर थे, अब जब उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो वो कुछ दूसरा काम करने जाएंगे। और सबसे फेमस काम तो उस टाइम क्या था? एग्रीकल्चर, यानी कि बॉन्डेड लेबर बन जाना, किसी जमींदार के अंदर जाके काम करना और बदले में कुछ भी पैसे कमाना जिससे उनका घर चल सके। दूसरा रीजन, अब हमें ये तो पता चला हैंडीक्राफ्ट कैसे गिरा। दूसरा, आप सोच रहे होंगे कि इंडिया खुद फैक्ट्रीज लगा लेता और फैक्ट्रीज लगा के यहाँ प्रोडक्शन करता। तो हाँ, फैक्ट्रीज लगी, जूट की फैक्ट्रीज लगी, कॉटन फैक्ट्रीज लगी, लेकिन बहुत कम लगी। और जब बहुत कम लगती है तो प्रोडक्शन ज्यादा करने की कोशिश की जाती है, और जब प्रोडक्शन ज्यादा करने की कोशिश की जाती है तो प्राइजेस को बहुत देख सोच के किया जाता है, और ये प्राइजेस बाद में हिट करेंगे। तो ब्रिटेन ने ऑलरेडी ही हम पे ड्यूटी लगा दी कि आप जो भी चीजें प्रोड्यूस करोगे उस पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स दोगे, और वो टैक्स इतना ज्यादा रहेगा कि ब्रिटेन के गुड्स सस्ते लगने लगेंगे एज कम्पेयर टू हमारे गुड्स। नेक्स्ट रीजन ही मेन रीजन है। ये नेक्स्ट रीजन अब है क्या? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की कमी। अब मान के चलो हमें कार बनानी है, कार बनाने के लिए एक इंडस्ट्री होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, आयरन एंड स्टील, क्योंकि लोहा तो वहीं से आएगा। हमारे पास ये लोहे बनाने की इंडस्ट्री नहीं थी। तो कोई भी फैक्ट्री सेटअप करने से पहले उसमें मशीन्स लगती है, और मशीन्स यानी बैकबोन। अब जो भी चीजें बनेंगी लोहे आयरन से, वो बैकबोन इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा, और यही बैकबोन इंडस्ट्रीज को कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बोला जाता है। जिस इंडस्ट्रीज के कारण दूसरी इंडस्ट्रीज स्टैंड हो सके, वो सारी चीजें कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का पार्ट होंगी। और यही कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इंडिया में उस टाइम नहीं थी, और जो भी थोड़ी मोड़ी थी वो बहुत कम थी, जिससे हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते गए और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने हमारी पूरी इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल किया। एग्रीकल्चर पढ़ लिया, इंडस्ट्रीज भी पढ़ ली। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। अब इंडिया की उस टाइम सिचुएशन क्या है कि ये फॉरेन ट्रेड कर सकता था कि नहीं, तो ब्रिटेन ने यहां भी इसको दबा के रखा। तो इसके 4 रीजन थे। पहला, अब इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई करता था ब्रिटेन को, और बदले में ब्रिटेन से फिनिश प्रोडक्ट्स आते थे इंडिया पे। इतना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो फॉरेन ट्रेड इंडिया किसके साथ कर रहा है? ब्रिटेन के साथ। दूसरा, सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही क्यों करे? क्योंकि ब्रिटेन ने एक ट्रीटी साइन की हुई थी कि इंडिया जिससे भी ट्रेड करना चाहे कर सकता है, लेकिन हमसे परमिशन लिए बिना नहीं करेगा। तो ब्रिटेन ने परमिशन कभी नहीं दी इंडिया को किसी दूसरे कंट्री से ट्रेड करने के लिए, और एट द एंड हम सिर्फ ब्रिटेन से ही ट्रेड करते थे। थर्ड, 1869 पे जब स्विस कैनाल ओपन होता है, स्विस कैनाल पूरे के पूरे रूट को 1/3 कर देता है, यानी कि 2/3 छोटा कर देता है। अब रूट छोटा हुआ यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा, और तो और ट्रेड पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब फोर्थ रीजन, जब ट्रेड पे कंट्रोल करना और सस्ता हो गया रूट्स, तो ब्रिटिशर्स सोचे कि इंडिया से और रॉ मटेरियल्स मंगवाएं और ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब आप ये सोच रहे हो यार, इंडिया तो एक्सपोर्ट करता था, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, बहुत भर भर के पैसा आता होगा। हाँ भाई, पैसे आए थे इंडिया में, पैसे
ऑलरेडी आए थे, ऑब्वियस सी बात है आएंगे जब एक्सपोर्ट होगा तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे हमारे लिए यूज हुए। वो पैसे यूज किस पे हुए? ब्रिटेन में बनाए गए क्या? बड़े बड़े ऑफिसेस, चर्चेस और तो और बड़े बड़े ऑफिसर्स की पेंशन फिक्स हुई, सैलरीज बढ़ाई गई। ये सारी चीजें होती है इंडिया के पैसों का यूज करके, वहां पर जो पैसों से बनाया गया वो सब चीजें। और यही सब थियोरी दादा भाई नौरोजी जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ अपनी बुक पे लिखी है, जिसमें आप जाके डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने कितना पैसा कमाया और इंडिया से कितना लूट के ले गए। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये डेमोग्राफिक का मतलब क्या है? डेमोग्राफिक का मतलब वहां के रहने वाले लोग कैसे थे, तो इंडिया के रहने वाले लोग कैसे थे। तो इस ये पूरा का पूरा जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर से, ये डायरेक्टली एमसीक्यूज में आता है 3 नंबर का, पर्टिकुलर इस यूनिट से। मैंने पहले बताया था 40 मार्क्स का यूनिट है और वो 40 मार्क्स का था, तो 10-10 मार्क्स के एमसीक्यू दोनों साइड से आएंगे, तो 3 मार्क्स का एमसीक्यू तो पर्टिकुलर ये 3 पॉइंट से आता है। तो डेमोग्राफिक का मतलब होता क्या है? वहां के रहने वाले लोग। पहली बार इंडिया में सेंसस होता है, ऑफिशियल सेंसस होता है 1881 पे, लेकिन अनऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1872 पे। ये 2 डेट्स याद है, याद रखने पड़ेंगे एमसीक्यूज के लिए आपको। और तो और कुछ चीजें जो अभी मैं बताऊंगा वो फैक्ट्स भी याद रखने पड़ेंगे। 1921 को बोला गया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बोलने का रीजन था 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती थी, कम होती थी, फिर बढ़ती थी, फिर कम होती थी। लेकिन 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ बढ़ते गई है, और बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि आज आप देख सकते हो मोर देन 150 करोड़ है हम लोग। अब लास्ट हमें कुछ रेट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे डेथ रेट, बर्थ रेट, लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये सब रेट आप स्क्रीन पे देख रहे होगे और ये सब बहुत आसान है, आप पढ़ के आए होगे। डेथ रेट क्या होता है? 100,000 लोगों में लोग जो मरते हैं वो डेथ रेट है। बर्थ रेट 1000 में जो पैदा हुए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 बच्चों में कितने बच्चे मरे, यानी उस टाइम के रेट्स आपको याद करने पड़ेंगे। ये फिगर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और आपको बाय हार्ट ये फिगर्स याद होने चाहिए। तो ये इतना तो पता चल गया कि वहां की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियोज क्या था वहां के जगह का। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑक्यूपेशन। मेनली आपको क्या लगता है ऑक्यूपेशन किस में होगा इन्वॉल्व? पूरी की पूरी एग्रीकल्चर फील्ड थी, तो 75% ऑफ लोग किस में रहेंगे? एग्रीकल्चर पे। देन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज पे कितने आएंगे? हार्डली मुझे लगता है कि 10 to 15% सेकेंडरी इंडस्ट्रीज पे थे, और टर्शरी में लास्ट 10 to 15% टर्शरी का पार्ट बनेंगे। और धीरे धीरे करके ये टोटल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 100% बनता है, जिसमें सबसे ज्यादा सर्विसेज किस में रहेंगी? एग्रीकल्चर में। लेकिन एक चीज में चेंज है, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जो प्रेसिडेंसीज थी, यहाँ धीरे धीरे करके लोग एग्रीकल्चर फील्ड छोड़ रहे थे और सर्विस सेक्टर पे आ रहे थे या इंडस्ट्रीज पे जा रहे थे। तो धीरे धीरे वहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, प्राइमरी सेक्टर से हट के दूसरे सेक्टर पे जंप कर रही थी। और जैसे कि आज के डेट पे भी हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता जीडीपी में जितना कि सर्विस सेक्टर कर देता है और सेकेंडरी सेक्टर कर देता है। तो ऑक्यूपेशनल का बहुत बड़ा रोल था उस टाइम। लास्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिटिशर्स की एक तो सबसे बढ़िया बात यह है कि वो हमें इंडियन रेलवे दे के गए। उन्होंने इंडियन रेलवे बनाया ही इसलिए था कि वो रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में आसान पड़े, यानी कि इंडिया के अंदर से सामान ले जाके पोर्ट तक पहुंचाना, जहां उसको बोट में लोड किया जाएगा और ब्रिटेन लेके जाया जाएगा। इसी के लिए उन्होंने रेलवे बनवाया। और तो और रेलवे बनाने का एक और रीजन ये था कि कहीं भी कुछ भी रिवॉल्ट हो तो वो अपनी ब्रिटिश आर्मी को रेल में डाले और वहां पास पहुंचा दे। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट यूज हुआ, हमने रेलवे को दूसरे मकसद से यूज किया, हमने रिवॉल्ट के लिए यूज किया था। तो रेलवे का जो भी डेवलपमेंट था और इंफ्रास्ट्रक्चर था ब्रिटिशर्स ने हमें दे के गया, जो कि अच्छी बात थी। और पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी सीरीज में मुझे यही सबसे बेस्ट लगता है कि ब्रिटिशर्स ने हमें रेलवे दिया और पोस्ट ऑफिस जैसी चीजें दी, जिससे हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते थे और ट्रैवल को बहुत ज्यादा आसान बना सकते थे। ब्लॉक 2 पे बढ़ने से पहले अगेन ब्लॉक 1 का पूरा क्विज कंप्लीट करते हैं। क्विज में पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे होंगे, सॉरी 5 है पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। ये पांचों क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन पे बताइए। हालांकि आंसर्स तो आपको पता चल ही जाएगा मेरे थ्रू, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक 2 की तरफ शिफ्ट करते हैं और देखते हैं हमने अभी तक पूरा का पूरा बैकग्राउंड बिल्ड कर लिया कि इंडिया की सिचुएशन क्या थी। अब आजादी के बाद से 1947 से 1950 तक क्या क्या चीजें हुई ये डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लॉक 2 और दूसरा चैप्टर, आजादी मिल गई है हमें तो अब क्या करना है। आजादी मिलने के बाद पीएम जी जो कि जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, 1950 पे एक कमीशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। और ये प्लानिंग कमीशन का सिर्फ एक काम था कि वो 5 ईयर प्लान लेके आएगा, जिसमें हम हर 5 साल में किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला सेक्टर क्या था? एग्रीकल्चर। तो पहला 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड होगा? एग्रीकल्चर पे। दूसरी चीजें मैंने क्या बताई थी, सोने की चिड़िया वाला याद करो, इंडस्ट्रीज। यानी दूसरा प्लान किस लिए होगा? इंडस्ट्रीज के लिए।
यानी दूसरा 5 ईयर प्लान जो आया वो इंडस्ट्रीज पे पार्ट करेगा। और तीसरा इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में, कि वो इंडिया सब चीज खुद से कर सके। सारे 5 ईयर प्लान याद नहीं रखने, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और सीबीएसई आपसे मांगता भी नहीं कि आपको याद रहे। रखने टोटल 4 याद, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। पांचवा स्टार्ट होगा 1974 से 79 तक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी जी जो रहेंगी वो एक मिशन लगाएंगी, और तो और उनका एक मिशन ये रहेगा कि गरीबी हटाओ। लेकिन यहाँ पर वो 77 में इमरजेंसी लगाती हैं, जिसके कारण गरीबी तो हट नहीं पाती, उल्टा और दंगे फसाद और राइट्स हो जाते हैं। तब ये सारी चीजें हिस्ट्री का पार्ट है, इसको हटाते हैं और इकोनॉमिक्स में फिर से जंप करते हैं। तो इतना तो समझ आ गया। एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्लानिंग कमीशन किसने लाया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन एक और चीज है, प्लानिंग कमीशन का हेड भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है, और प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग कमीशन एक्ट करता है। अब ये प्लानिंग कमीशन नहीं है इंडिया में, अब हम नीति आयोग के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे 2014 के बाद। याद रखेंगे प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ दिस 5 ईयर प्लान। तो गोल सिर्फ 4 होंगे और ये 4 पॉइंट आपको समझने हैं। पहला है ग्रोथ। अब कोई कंट्री ग्रो कैसे करेगी? जब उसकी जीडीपी बढ़ेगी। और मैंने बताया जीडीपी की डेफिनेशन पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज आता है। तो इंडिया को किस पे फोकस करना था? ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाने पे और सर्विसेज देने पे, जिससे जीडीपी बढ़े। तो पहला तो हो गया ग्रोथ। ग्रोथ के बाद है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस ये बोलता है कि इंडिया किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। जैसे कि हम 200 साल की गुलामी झेले हुए थे और हम ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट थे, अब हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। तो अगर डिपेंडेंट नहीं रहना है तो हमें सारी चीजें खुद से करनी पड़ेंगी, और सबसे बेसिक नेसेसिटी होती है फूड। यानी इंडिया के पास इतना खाना रहे कि यहाँ के सारे लोगों के लिए पूरा पड़ते, हमें बाहर से कुछ खाना ना मंगाना पड़े, यानी इंपोर्ट ना करना पड़े किसी भी चीज का। और यही सेल्फ रिलायंस का मतलब है। और तो और दूसरा है मॉडर्नाइजेशन, तीसरा है मॉडर्नाइजेशन। और यहाँ बच्चे मेनली गलती करते हैं। मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ लिखते हैं कि टेक्नोलॉजीज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजीज के साथ साथ एक और चीज है, हमें सोच में भी बदलाव चाहिए, यानी थिंकिंग प्रोसेस भी चेंज होना चाहिए। और यही मॉडर्नाइजेशन का थॉट है। जैसे कि आज की डेट पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये जीडीपी के कारण नहीं आई है, ये मॉडर्नाइजेशन के कारण आई है और एजुकेशन के कारण आई है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन तो मॉडर्नाइजेशन हो गया। और चौथा है इक्विटी। आपको ये तो पता है इक्विटी क्या होता है, वो शेयर्स डिवेंचर्स वाला इक्विटी नहीं है। यहाँ इक्विटी का मतलब लोग इक्वालिटी से जज करते हैं, ये भी नहीं है। इक्विटी का मतलब होता है जो भी ग्रोथ, जो भी मॉडर्नाइजेशन और जो भी सेल्फ रिलायंस चीजें हम कर रहे हैं, वो इस पूरी की पूरी इकोनॉमी पे एक गरीब आदमी के लिए भी हो, ताकि उसे भी बेसिक नेसेसिटीज मिल सके अपनी जिंदगी में। तो अगर ये 4 रीजन आप लिखते हो इन्हीं डिटेल्स के साथ, तो नंबर सीबीएसई का चेकर आपको 100% देगा। और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का फेवरेट क्वेश्चन था। जनरली 4 मार्क्स में आता है, लेकिन 6 मार्क्स का फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये। और इसको 4 मार्क्स में भी आया तो 6 मार्क्स के टाइप ही आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट, जल्दी से हम क्विज 2 कंप्लीट करेंगे, जितनी चीजें अभी तक हमने पढ़ी चैप्टर 2 से, और उसको एक बार आप कमेंट सेक्शन पे आंसर लिख के बताइएगा, ताकि पता चलता रहे कि आप पढ़ रहे हो और आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। तो पहला, प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता है? मैंने ऑलरेडी बताया। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन के 2 चीजें क्या क्या बताई थी? एक तो तुम लोग बोलते हो टेक्नोलॉजी, और मैंने क्या अलग से बताया तो वही बताना है। थर्ड, सेल्फ रिलायंस का एक्चुअल मतलब क्या है? और फोर्थ है इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है या दोनों ही सेम है? तो ये चारों के आंसर आप कमेंट सेक्शन पे लिखो। हम जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इंडिपेंडेंस के बाद हमें ये तो समझ आ गया कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो और एग्रीकल्चर ही हमारा 5 ईयर प्लान भी था। पहला 5 ईयर प्लान पूरा का पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड था। और एग्रीकल्चर किस पे होता है? लैंड पे होता है। और लैंड की स्थिति तो ऑलरेडी बिगड़ी हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतने सारे एक्ट लगाए हुए थे कि किसके पास कितनी जमीन है ये फाइंड आउट करना ही बहुत मुश्किल था। तो सबसे पहले 2 रिफॉर्म्स आए। पहले रिफॉर्म पे लैंड का जो सेटलमेंट एक्ट था उसको चेंज किया गया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड को किसको किसको डिवाइड करके देना है ये फाइंड आउट किया गया। दूसरा हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, 6 मार्क्स में आएगा। और ये लैंड रिफॉर्म 6 मार्क्स में आ सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक ही आएगा, ये दोनों कभी नहीं आया। तो ये दोनों में से कोई एक भी पढ़ोगे तो नहीं चलेगा, दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो अब पहले देखते हैं कि ये क्या लैंड रिफॉर्म्स थे और इसके क्या 4 पॉइंट्स बनते हैं। और ये 4 पॉइंट्स याद कर लो, सफिशिएंट है। 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। ये वही सिस्टम है जो ब्रिटिशर्स ने लेके आया था। तो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी में होता यह है कि जमींदारों को हटाया जाता है, और जो फार्मर्स उस लैंड पे क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे उन्हें ही उस जमीन का मालिक बना दिया जाता है कि अब से ये लैंड आप रखिए, आप ही इस पे खेती करिए और आप अपना जीवन यापन करिए। यानी कि आप अपने लाइफ प्रोड्यूसिंग और बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए इस जमीन से जो क्रॉप आएगा उसको बेचिए और अपनी लाइफ सर्वाइव करिए। बहुत अच्छा एक्ट था। दूसरा,
कमर्शलाइजेशन यानी कि होल्डिंग जितनी भी थी लैंड की उसको फिक्स किया गया। अब होल्डिंग लैंड के फिक्स करने की मतलब जो भी जमीन अलग अलग जगह थी किसी एक फार्मर की, उसे अलग अलग जगह से हटा के एक जगह पे दी गई ताकि वो एक बड़े एरिया पे एग्रीकल्चर कर सके और ज्यादा प्रोडक्शन ले सके। तीसरा, सीलिंग फिक्स किया गई। मतलब सीलिंग फिक्स करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा रखना। एक किसान कितनी जमीनें रख सकता है ये देखा गया। और अगर उसके पास बहुत सारी जमीनें थी और सीलिंग के ऊपर की जमीनें यानी कि एक लिमिट से ज्यादा जमीनें हैं उसके पास, तो बाकी जमीनों को बांट दिया जाएगा वहां पे जिनके पास कम जमीनें रहेंगी। ये भी बहुत अच्छी चीज थी। और फोर्थ, अब इतना करने के बाद गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि ये किसान किसकी मदद लेंगे, तो एक कोऑपरेटिव फार्मिंग बनाएगी। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब छोटे छोटे किसान आपस में मिलकर अपने खेत को और बड़ा करेंगे और किसी एक चीज का प्रोडक्शन करेंगे, और यही कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनी आगे चल के। तो ये 4 रीजन लैंड रिफॉर्म्स के बहुत तगड़े थे। तो पहला था जमींदारी को हटाना, सॉरी जमींदारी को नहीं, जमींदारों को बीच से हटा के उनकी जमीनें आपस में बांट लेना। कौन बांटेगा? गवर्नमेंट बांट के देगी उस किसानों को जो उस एरिया पे एग्रीकल्चर कर रहे थे या उसके अंडर एग्रीकल्चर कर रहे थे। दूसरा था सीलिंग्स फिक्स करना। तीसरा था होल्डिंग फिक्स करना। होल्डिंग फिक्स करने में हमने ये भी देखा कि बहुत सारी चीजें जो किसान अलग अलग जमीन रखा हुआ था उसको एक जगह पे दी गई। और लास्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग करना, यानी कोऑपरेटिव एक ग्रुप बनाना। छोटे छोटे किसान ग्रुप बनाएंगे, बड़े नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब ऐसा है कि बड़े किसान नहीं बना सकते? तो बना सकते हैं, लेकिन उनको जरूरत नहीं पड़ता, ऑलरेडी उनके पास बहुत सारी जमीनें होती है। लैंड रिफॉर्म पढ़ लिया। लैंड रिफॉर्म के बाद मैंने बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन है, और चलो अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है ये देखते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में हरित क्रांति भी बोलते हैं। अगर आया हिंदी में लिखा हुआ हरित क्रांति क्या है तो भी समझ जाओगे आप। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में थी क्या क्या चीजें? तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया हुआ एक टेक्निकल रिफॉर्म था। नॉर्मल रिफॉर्म नहीं था, टेक्निकल रिफॉर्म। तो अगर एमसीक्यूज में आया कि टेक्निकल रिफॉर्म कौन सा आया था तो कंफ्यूज मत होना, वो ग्रीन रेवोल्यूशन होगा। और तो और इस रिफॉर्म में टोटल 5 चीजें थी। ये 5 चीजें आप 9th 10th 8th में भी पढ़े हो, और ये पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है। पहला था HYV सीड्स यूज करना। एक मॉडर्न टाइप के सीड्स थे जो कि केमिकल और लैब्स में बने हुए थे, जो कि ज्यादा प्रोडक्शन देते थे। ठीक है, HYV का फुल फॉर्म क्या था? हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स। दूसरा था केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे एग्रीकल्चर में। अभी तक हम सारी चीजें ऑर्गेनिक कर रहे थे, अब इनऑर्गेनिक वे में एग्रीकल्चर करेंगे। थर्ड, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज करना है, यानी कि जहर, कीड़ों को मारने के लिए और पौधों को मारने के लिए। अब यही जहर प्लांट्स पे भी लगेगा, ये आगे चल के एक ड्रॉबैक बनेगा ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो अभी ड्रॉबैक छोड़ते हैं, लेकिन 5 चीजें जो इंक्लूड है वो देखते हैं। तो पहली HYV सीड्स हुई, दूसरी केमिकल फर्टिलाइजर्स, तीसरा इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब है क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट यानी कि साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट। ये कब कौन सा पौधा कहाँ उगाना है, कौन से सीजन पे कौन से प्लांट्स लगाने हैं, ये सब साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है। और लास्ट है मैकेनिकल कल्टीवेशन। अब ये मैकेनिकल कल्टीवेशन क्या है? पहले हम बैल चलाते थे, अब ट्रैक्टर चलती है, तो ये एक मैकेनिकल कल्टीवेशन का पार्ट हो गया, यानी कि मॉडर्न मशीनरीज का यूज करना। तो टोटल 5 चीजें आपको समझ आ गई ग्रीन रेवोल्यूशन की। अब ये 5 चीजें हम यूज करें, लेकिन क्या इंडिया उतना कुछ अचीव कर पाया जितना उसे अचीव करना था ग्रीन रेवोल्यूशन से और एग्रीकल्चर के 5 ईयर प्लान पे? ये देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के पार्ट। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या अचीव किया, इसको स्टार्ट करते हैं। अचीवमेंट में भी टोटल 4 पॉइंट्स रहेंगे, और ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। तो पहला, जब आप HYV सीड्स यूज करते हो और ये 5 चीजें यूज करते हो, मैकेनिकल ये सारी चीजें इंक्लूड करते हो, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, यानी कि प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पहले किसान दिन भर खेत पे घूमता था, काम करता था, और उसका एक काम करने की हिम्मत कम हो जाती थी। लेकिन जब ट्रैक्टर्स आए तो ट्रैक्टर्स के थ्रू हेल्प होने लग गया, मॉडर्न मशीनरीज यानी ट्यूबवेल्स लग गए, तो काम बहुत आसान हो गया, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई उस इंसान के काम करने की। दूसरा, जब प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है उसको बेचेगा तो किसका फायदा होगा? एग्रीकल्चर, किसान का फायदा होगा, तो किसान के पास इनकम भी बढ़ी। तीसरा रीजन था मार्केटेबल सरप्लस बढ़ा। ये मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है देखेंगे, लेकिन चौथा पॉइंट है बफर स्टॉक्स बढ़ना। बफर स्टॉक्स भी क्या होता है आप समझते हैं। पहला तो बफर स्टॉक ये है कि सरकार कितना अनाज अपने पास स्टोर करके रखा है, यानी कितने फूड्स उसके पास एटलीस्ट पड़े हुए। अगर फ्यूचर में कोई कैलेमिटी आती है, जैसे कि अभी असम में चल रही है कैलेमिटी, तो कहाँ से जा रहा है भाई खाना? वहां पास तो खाना है नहीं अवेलेबल। तो पूरे इंडिया में जितना भी बफर स्टॉक्स है, जो जो स्टेट्स अपने पास रखे हैं और जो नेशनल गवर्नमेंट अपने पास रखी है, वहां से उन्हें थोड़ा थोड़ा अनाज निकाल के और फूड्स निकाल के दिया जा रहा है। अब थर्ड, मार्केट सरप्लस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है CBSE में, इसीलिए सोच रहा था आखिरी में बताऊंगा। तो मार्केटेबल सरप्लस होना मतलब, मान के चलिए एक किसान ने 100 बोरीज उगाए या 100 क्विंटल्स ऑफ वीट उगाए, और वो अपना कंजप्शन 10 बोरीज में फिनिश कर लेता है,
अब बाकी 90 क्या करेगा? मार्केट में बेचेगा। मार्केट पे जब बाकी 90 बेचने जाता है और जो पैसे उसको मिलते हैं वही उसका मार्केट सरप्लस है। यानी कि अपनी एसेंशियल नीड्स को निकालने के बाद जितनी चीजें वो बेच सके। अब इसको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले मार्केटेबल सरप्लस हुआ ही नहीं करता था फार्मर्स के पास, क्योंकि फार्मर्स हार्डली इतना उगा पाते थे कि उनकी फैमिली सरवाइव कर पाए। ऊपर से ये ब्रिटिशर्स लोग उन पे टैक्स भी लगाते थे और ज्यादा पैसा भी वसूलते थे। इसी के लिए मार्केटेबल सरप्लस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जिसको सीबीएसई बार बार पूछता है। नेक्स्ट इसके फेलियर्स के रीजन देखेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन फेल क्यों हो गया? तो फेलियर के सबसे इंपॉर्टेंट रीजन से सबसे पहला तो एक इंटर क्रॉप इम्बैलेंस। अब ये इंटर क्रॉप इम्बैलेंस क्या है? तो वीट और राइस पे ही सिर्फ HYV सीड्स एक्ट हुए, बाकी सब जगह असर नहीं किया। तो HYV सीड्स किस लिए इंपॉर्टेंट थे? सिर्फ वीट और राइस के लिए, बाकी दाल वाल ये सारी चीजों पे इसका कोई भी असर नहीं था। तो प्लेट में डाइट तो आई लेकिन स्टेपल डाइट नहीं, स्पेशल नहीं सॉरी स्टेपल डाइट नहीं है, जिसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। दूसरा था रीजनल डिस्पैरिटी। अभी रीजनल डिस्पैरिटी क्या बोलता है? तो पहला जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो कुछ स्टेट्स ने आगे आके इसको इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये जो स्टेट्स थे ये आगे निकल गए बाकी कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। और अदर स्टेट्स में जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, यानी कि जो अच्छे कमाने वाले किसान थे, उनके पास पैसे थे तो वो HYV सीड्स ले सके, मशीन्स ले सके, क्योंकि ये सब कॉस्टली थी। तो नॉर्मल फार्मर तो गेन नहीं कर सकता। अब ये सारी चीजें परचेस करने के बाद इन स्टेट्स के बड़े बड़े किसान आगे निकल गए और बाकी सब पीछे रह गए। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी का एक मेन इंपॉर्टेंट टाइप था। लास्ट बोलता है कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था कि पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स यूज करा जा रहा है, इंसेक्टिसाइड्स यूज किया जा रहा है, यानी कि एक टाइप का जहर है, खाने में हम जहर डाल रहे हैं। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया जा रहा है, यानी कि जब क्रॉप में वो केमिकल्स जाएंगे तो सॉइल डिग्रेड होना फिक्स है, और तो और वाटर पॉल्यूशन होना भी फिक्स है। नदियों में जब वो पानी जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बारिश होगी, खेत का पानी कहाँ जाएगा? नहर में। नहर से नदियों में। नदियों में जब वो पानी जाएगा तो मैराइन एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल रहेगा, एज वेल एज पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम खराब होते जाएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जितना ही पॉजिटिव था उससे कई ज्यादा साइड इफेक्ट्स थे इसके, लेकिन उस टाइम करना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि धीरे धीरे इंडिया की पॉपुलेशन बूस्ट होते जा रही थी और हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ये सारी चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी। इसी के लिए ये पर्टिकुलर पार्ट हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। 5 ईयर प्लान यानी एग्रीकल्चर पे फोकस होने के बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कंप्लीट किया और दूसरे 5 ईयर प्लान यानी इंडस्ट्रीज पे जो डिपेंडेंसी थी और इंडस्ट्रीज को जो डेवलपमेंट करने का फोकस था उसमें गवर्नमेंट क्या करती है अब यहां से देखते हैं। तो इंडस्ट्रीज के लिए आता है IPR रिफॉर्म 1956 यानी इंडस्ट्रीज पॉलिसी रिफॉर्म 1956। इस इंडस्ट्री पॉलिसी रिफॉर्म पे गवर्नमेंट 3 शेड्यूल बनाती है, शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C, जिसमें वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज करती है। शेड्यूल A में 17 इंडस्ट्रीज को डालती है, 17 शेड्यूल B में 12 इंडस्ट्रीज को डालेगी और शेड्यूल C फिक्स रखेगी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए। तो शेड्यूल A पे वो इंडस्ट्रीज रहेंगी जिनका पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। शेड्यूल B पे वो इंडस्ट्रीज रहेंगी जिन पे पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का तो होगा, लेकिन कुछ प्राइवेट का भी पार्ट रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके कैप्चर करते जाएगी गवर्नमेंट। शेड्यूल C पे ये इंपॉर्टेंट लाइसेंसिंग एक्टिविटीज थी जो एक प्राइवेट आदमी को मिल सकती थी, लेकिन उसके लिए नंबर ऑफ लाइसेंस लेना पड़ता। तो ऐसे करके हमने 3 लेवल पे यानी शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C पे इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया। अब डिवाइड करने का मेन रीजन था क्या, ये पढ़ते हैं। तो टोटल लाइसेंसिंग के 4 रीजन थे। पहला रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि लाइसेंसिंग लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट से। अगर कोई भी छोटी से छोटी इंडस्ट्रीज लगानी है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप ऐसे ही कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते जैसे आज हम कर सकते हैं। तो उस टाइम यानी 50 70 80 साल पहले इंडस्ट्रीज लगाना बहुत टफ हुआ करता था लाइसेंस रीजन के कारण। दूसरा, अगर आपको कहीं इंडस्ट्रीज लगानी है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस तो अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि आप उस टाइम रिसोर्सेज का सही जगह पे यूटिलाइजेशन कर रहे हो कि नहीं। तो बार बार इंस्पेक्शन होते थे, लाइसेंस प्लस इंस्पेक्शन भी रहेगा। तीसरा, अगर गवर्नमेंट ये चीज देखती है कि आप कहीं किसी रूरल डेवलपमेंट एरियाज पे जाके इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, रूरल डेवलपमेंट एरिया बोलने का मतलब बहुत पिछड़े इलाके पे जाके इंडस्ट्रीज लगा रहे हो जहां आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, तो हो सकता है कि आपको लाइसेंस मिलना बहुत ज्यादा आसान हो जाए, ताकि इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और लोग काम पे जाएंगे और इकोनॉमी डेवलप कहलाएगी। और तो और फोर्थ, अगर गवर्नमेंट चाहती तो चीजें सिर्फ उनके हाथ पे होती और रिजर्व कर लेती, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें यानी कि प्राइवेट लोगों को लाइसेंस देना इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि वो ये बात समझती थी कि लोगों के पास अभी पैसे हैं और वो पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं।
इस पर्टिकुलर यूनिट का आखिरी पार्ट होगा यानी कि ट्रेड सब्स्टिट्यूशन। और ट्रेड सब्स्टिट्यूशन में इंडिया क्या करता है, तो इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेगा। और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या, यानी कि इंडिया अब उस कैपेबल था ही नहीं कि वो बाहर से चीजें मंगा सके और बाहर वालों को पैसे दे सके। तो इंडियंस ने बोला, यानी इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला इंडियंस को कि अब हम इंपोर्ट पे रोक लगाएंगे और बहुत लिमिटेड चीजों का इंपोर्ट करेंगे जो हम यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और बाकी चीजें जो हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम इंडिया पे ही बनाएंगे। इससे दो फायदे हुए कि हमने इंपोर्ट कम किया तो इंडिया से पैसे अब बाहर जाना रुक गए, और बाहर की करेंसीज इंडिया आना, यानी एक्सपोर्ट पे फोकस करके हम इंडिया पे कैप्चर करेंगे और बाहर की करेंसीज को इंडिया लेके आएंगे ताकि इंडियन इकोनॉमी और ज्यादा डेवलप हो। तो पहला, जब हमने इंपोर्ट करना इंपोर्ट रोका तो इंडियंस ने बहुत सारी चीजें इंडिया में बनाने की कोशिश की, जिससे रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा वेस्ट भी हुआ था क्योंकि वो महंगी बनी या तो वो खराब हो। दूसरा, अगर इंडियंस ने बहुत लिमिटेशन रख दिया इंपोर्ट्स पे तो उस लिमिटेड प्रोडक्ट्स, जो भी लिमिटेड चीज आ रही थी बाहर से, उस चीज का प्राइस सडन हाई हो गया इंडियन मार्केट पे। बीएससी का 4 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से उठेगा, और वो ये है कि राइट डाउन द क्रिटिसिज्म्स ऑफ दिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड व्हिच इंडिया हैज यूज्ड एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसका पहला रीजन तो यही है कि हमने कंपटीशन की भावना ही खत्म कर दी, यानी अब सामने वाला जो बनाएगा बंदा यूज कर रहा है, इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी और चीप होते जा रही है क्योंकि अब सामने वाला ही बनाने वाला है मार्केट में, हम इंपोर्ट करके उसको मंगवा नहीं सकते, उससे कंपटीशन था ही नहीं। अब दो लोग जब प्रोडक्ट बनाते तो क्वालिटी की मैच होती, लेकिन यहाँ एक ही बना रहा है तो खरीदना पड़ेगा, और चाहे वो चीप क्वालिटी का बनाए या बेटर क्वालिटी का बनाए। दूसरा, लाइसेंसिंग राज को परमिशन देना। अब ये लाइसेंसिंग राज मीन्स होता है क्या, अब सब बंदे ट्राई किए कि हमें लाइसेंस मिल जाए प्रोडक्शन का, हमें लाइसेंस मिल जाए, और ये लाइसेंस के कारण लगा पैसा, यानी कि करप्शन इंक्रीज हुआ और लोगों को ये समझ आ गया कि पैसे देके हम कुछ भी करवा सकते हैं और लाइसेंस मिल सकता है। आप सबको तो पता है पैसे देके सब चीज का लाइसेंस मिलता है आज की डेट पे। अब तीसरा होता है कि पब्लिक सेक्टर की जगह हम प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करने लग गए, यानी कि जो चीजें गवर्नमेंट को बनानी चाहिए थी अब वो बंदा पर्सनल यानी प्राइवेट लोग बनाने लग गए और अपने हिसाब से अपने प्राइस टैग पे बेचने लग गए। तो इससे इन्फ्लेशन आया और चीजें बढ़ी, मार्केट में सब चीजों का प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट होता है। लास्ट क्विज 3 जल्दी से कंप्लीट करते हैं और देखते हैं आंसर्स। कमेंट सेक्शन मांगूंगा, इस बार आंसर्स नहीं दे रहा हूँ आपसे, चाहता हूँ आंसर्स आप दो। तो पहला क्वेश्चन यही बोलता है कि लैंड रिफॉर्म्स किन 2 स्टेट्स पे एकदम सक्सेसफुली रन हुए। ये मैं अभी आपको वीडियो पे नहीं बताया था, ये फाइंड आउट करो और बताओ। दूसरा है ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सा क्रॉप पे मेन फोकस था, ये तो मैं बताया हूँ। तीसरा, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, और चौथा, शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज थी। तो अगर ये सारे आंसर समझ आते हैं और तो और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब जो ही 5th क्वेश्चन है, ये अगर सब बन रहा है तो कमेंट पे डालो। और जितने भी क्विज मैंने पूछे अगर मैक्सिमम के आंसर बनते हैं तो वीडियो अच्छा था, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।